DNA टेक्नोलॉजी के कुछ इस्तेमालात क्या हैं? DNA टेक्नोलॉजी के इस्तेमालात। अच्छा, सबसे पहले मैं तिब को देखती हूँ। तिब यानी मेडिसिन में DNA टेक्नोलॉजी के क्या इस्तेमालात हैं? देखें, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को सबसे पहले दो बड़ी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आने से पहले इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाना वाकई बहुत मुश्किल था। आपको असल में से किसी और इंसान से अलग करना पड़ता था, फिर इसे साफ करना पड़ता था और फिर मरीजों को देना पड़ता था। लेकिन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोटीन्स आसानी से ई कॉलाई में बढ़ सकती हैं। आप उन्हें ई कॉलाई बैक्टीरिया में उगा सकते हैं और कल्चर कर सकते हैं। तो इससे तिब का तरीका काफ़ी बदल गया है और इसने बहुत सारे लोगों की मदद की है। तो वैक्सीन्स भी DNA टेक्नोलॉजी का एक और इस्तेमाल है। कुछ अरसा पहले वैक्सीन्स इस तरह बनती थीं कि पहले मर्ज को कमज़ोर किया जाता था और फिर जब मर्ज कमज़ोर हो जाता था तो इसे इंसान में इंजेक्ट किया जाता था और उम्मीद की जाती थी कि उनका इम्यून सिस्टम इस कमज़ोर वायरस के खिलाफ लड़ सकेगा और इस तरह अगर मुस्तकबिल में वो वायरस से मुतासिर हों तो कम अज़ कम इनमें कुछ ना कुछ इम्यून रिस्पॉन्स इस वायरस के खिलाफ हो जाता। इसमें मसला ये था कि कभी कभार मरीज को बीमारी हो जाती थी क्योंकि आप एक कमज़ोर वायरस इंजेक्ट कर रहे थे, लेकिन कभी वो इतना कमज़ोर नहीं होता था। तो DNA टेक्नोलॉजी के साथ अब वो असल में वायरस की बाहर वाली सतह या शेल दोबारा बना सकते हैं और इसे इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा कम खर्च है और इसमें बीमारी होने का खतरा भी नहीं रहता क्योंकि असल वायरस होस्ट में नहीं जाता। तो ये बहुत ज़्यादा महफूज है, सस्ता भी है और इससे इम्यून रिस्पॉन्स भी बेहतर मिलता है। तो कुछ वैक्सीन्स जो हम असल में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, इनमें हर्पीज वायरस और मलेरिया शामिल हैं। तो ये DNA टेक्नोलॉजी के तिब में कुछ इस्तेमालात हैं। एक और दिलचस्प इस्तेमाल DNA टेक्नोलॉजी का ये है कि जराइम हल किए जा सकते हैं। तो जराइम हल करने में यानी फोरेंसिक्स में तो जीनोम के कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें नॉन कोडिंग रीजन्स कहा जाता है और ये रीजन्स असल में मदद कर सकते हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट को कि वो मखसूस अफराद की शनाख्त कर सके। तो वो शॉर्ट टर्म रिपीट्स यानी STR जैसी चीज़ें देख सकते हैं और ये बुनियादी तौर पर DNA की छोटी सीक्वेंसेस होती हैं जो तकरीबन 2 से 6 बेस पेयर्स जितनी लंबी होती हैं और ये आम तौर पर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। ये बस छोटे रिपीट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलते हैं और मुख्तलिफ अफराद में इनकी मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है। तो अगर वो असल में ये शॉर्ट टर्म रिपीट्स को तरतीब दें तो वो DNA सैंपल की मदद से मखसूस अफराद की शनाख्त कर सकते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA आपकी माँ से मिलता है और ये एक फर्द के खलियों में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो चाहे सैंपल बहुत कम हो तब भी फोरेंसिक साइंटिस्ट माइटोकॉन्ड्रियल DNA का मायना करके किसी मुमकिना मुलजिम की शनाख्त कर सकते हैं। एक और टेक्नोलॉजी जो फोरेंसिक साइंस में इस्तेमाल होती है वो वाई क्रोमोसोम टाइपिंग है। तो ये बुनियादी तौर पर YSTR है और इसमें वाई क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले शॉर्ट टर्म रिपीट्स को देखा जाता है। तो
DNA ٹیکنالوجی نے سائنٹسٹس کی مدد کی ہے کہ وہ DNA سیمپلز کی بنیاد پر ایسے افراد کو پہچان سکے جنہوں نے مختلف جرائم کیے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے سیمپلز وہ ڈھونڈ سکے۔ تو زراعت ایک اور شعبہ ہے جس نے ریکامبیننٹ DNA ٹیکنالوجی سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پر سائنٹسٹ اب ایسے پودے بنا سکتے ہیں، یعنی فصلیں جو کیڑوں کے خلاف مزاحمت رکھتی ہیں اور ہربیسائڈز کے خلاف بھی مزاحمت رکھتی ہیں، اور فصل کی پختگی میں بھی تاخیر کر سکتے ہیں تاکہ آپ فصل کو فارم سے دکان تک آسانی سے پہنچا سکیں۔ تو اس طرح کرنے سے آپ بنیادی طور پر زیادہ فصلیں اگا سکتے ہیں تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک فراہم کی جا سکے، اور اس سے معیشت کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب کسان اپنی ساری فصلیں اگا لیتے ہیں اور اگر کوئی بیماری یا وائرس آ جائے جو ان کی پوری فصل تباہ کر دے تو پھر وہ کسان اس موسم میں پیسے نہیں کما سکے گا۔ تو جب آپ فصل کی ٹرانسجینکلی ترمیم کرتے ہیں تاکہ وہ خاص چیزوں کے خلاف مزاحمت رکھے، تو پھر وہ اپنی فصلیں اگا سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں اور لوگوں کو خوراک فراہم کر سکتے ہیں۔